हेलो दोस्तों। अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। ये पॉइंट न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली अर्मेनिया और अज़रबैजान 2 सेपरेट नेशंस हैं, जो एक कॉमन टेरिटरी के लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं बार-बार, वो है नगोरो-काराबख। यानी ये जो आपको टेरिटरी दिख रही है, ये टेरिटरी का इस टेरिटरी को नगोरो काराबख का नेम दिया गया है। ये पूरी टेरिटरी जो आपको दिखाई दे रही है। सो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड क्या एक्चुअली इनके क्लेम्स कहाँ तक करेक्ट हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं डायनामिक स्टडी। इनिशियली बात करें तो नगोरो काराबख का जो एरिया है वो यूएसएसआर के अंडर में आता था। यानी अर्मेनिया, अजरबैजान और नगोरो काराबख, ये तीनों ही टेरिटरीज या कंट्रीज जो हैं वो एक पार्ट थी यूएसएसआर का। और यूएसएसआर के द्वारा ये क्लेम्स करे गए थे कि जो नगोरो काराबख का रीजन है वो अजरबैजान का पार्ट है, बट ये रीजन एक रीजनल ऑटोनॉमी के साथ रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम समझें तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर की जो टेरिटरी थी उसको क्लेम दोनों नेशंस करते थे। यानी पाकिस्तान क्लेम करता था कि वो पाकिस्तान का पार्ट है, इंडिया क्लेम करता था कि वो इंडिया का पार्ट है, बट मोस्ट ऑफ कॉमन लॉज के थ्रू से इंडिया का पार्ट माना जाता था। बट जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट रिकग्निशन दी गई थी, यानी उसको एक रीजनल ऑटोनॉमी ग्रांट करी गई थी, जिसमें हमने पढ़ा आर्टिकल 370 था, जिसने उसको एक स्पेशल राइट्स दिए हुए थे। उसके बाद जो है उनकी एक सेपरेट पार्लियामेंट थी, उनके चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और भी बहुत सारे अलग कानून जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाए गए थे। एज इट इज़ यहाँ पर भी यूएसएसआर के द्वारा, यूएसएसआर जिसको आज हम रसिया के नाम से जानते हैं, उसके बारे में तो वहाँ पे जो है यूएसएसआर के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था कि जो नगोरो काराबख है वो अजरबैजान का पार्ट है, बट उस स्टेट के पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी है कि वो कुछ लॉज पर अपने निर्णय ले सकता है। यानी वो हर लॉ के लिए, हर एक इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए वो अजरबैजान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, कुछ निर्णय वो खुद से भी ले सकता है। सो ये था पूरा कंसेप्ट। इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है नगोरो काराबख को, बट जो नगोरो काराबख की पॉपुलेशन है, यानी वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अर्मेनियन है, और यही कारण है कि वो अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं और अजरबैजान के रूल को नेग्लेक्ट करते हैं, उसको वो रिजेक्ट करते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट है कि पॉपुलेशन वहाँ की, यानी नगोरो काराबख जो टेरिटरी है, जो जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अर्मेनिया की है, बट क्लेम जो है वो अजरबैजान का चलता है, यानी अथॉरिटी अजरबैजान की चलती है। नगोरो काराबख एक माउंटेनियस रीजन है, हेविली फॉरेस्टेड है, यानी वहाँ पे जंगल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी काफ़ी क्वांटिटी में वहाँ पे मौजूद है। अब नगोरो काराबख रीजन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इस रीजन की कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि ये उनका पार्ट हो जाए। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो है अजरबैजान के पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है गैस और ऑयल का, और जो उसकी पाइपलाइंस हैं, यानी जो गैस पाइपलाइंस है, जो ऑयल पाइपलाइंस हैं, वो नगोरो काराबख के रीजन से होकर के गुजरती हैं, और जिसके ऊपर जो है यूरोप और टर्की जैसी कंट्रीज तक जो एक्सेस है इनके प्रोडक्ट की, यानी अजरबैजान के ऑयल एंड गैस के स्टॉक की जो एसेसिबिलिटी है, वो नगोरो काराबख के थ्रू उनकी नगोरो काराबख की टेरिटरी से वहां तक वो स्टॉक पहुंचाने में होती है। तो इसकी वजह से अजरबैजान चाहता है कि नगोरो काराबख उसका रीजन हो जाए, या उसे वो क्लेम करता है, ताकि इन फ्यूचर जो उसकी इकोनॉमी का बेस है ऑयल एंड गैस का, जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यू बना रहे। क्योंकि अगर ये टेरिटरी अर्मेनिया में चली जाती है तो अजरबैजान को काफ़ी ज़्यादा डिसकनेक्टेडनेस फेस करनी पड़ जाएंगी यूरोप और टर्की की साइड से, यानी उसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कट सकता है। सेकेंड रीज़न है ओपन वॉर, यानी अगर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो है कभी भी बैटल हो जाती है, तो ये वर्ड ग्लोबल लेवल से जो है काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है कि कभी भी अगर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में लड़ाई हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो ऑयल एंड गैस का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं हिंडर होगा, उसमें डेडलॉक पड़ेंगे, एंड उसके बाद जो ग्लोबली जो ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकती हैं, और इसका जो असर है वो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज जो ऑयल एंड गैस इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको झेलना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रसिया
और यूक्रेन के बीच में जब 6 महीने पहले जो बैटल स्टार्ट हुई थी या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था रीजन को लेकर के, वो उसका नतीजा यही है कि आज वर्ल्ड भर में बहुत सारी यानी यूएसए जैसी बड़ी कंट्रीज को भी इन्फ्लेशन का शिकार होना पड़ रहा है, उन्हें भी इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है। इंडिया में महंगाई की मार आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, ऑयल स्टॉक की प्रॉब्लम आ जाती है, गैस की प्राइजेस बढ़ जाती हैं, और जिससे जो इन सब चीज़ों को ज़्यादा यानी इंडिया 70% ऑयल एंड गैस को इम्पोर्ट करता है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो यहाँ पर किस तरीके से इन चीज़ों को इम्पोर्ट करे, क्योंकि इनकी जो एक्सपोर्ट है वो हिंडर हो जाता है वॉर की वजह से, क्योंकि जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो बैटल में इन्वॉल्व हो जाती है, वो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं हिस्टोरिक। जब हम नगोरो काराबख की हिस्ट्री को देखते हैं तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दैट 1921 में जब यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे जो है रसिया 15 कंट्रीज यानी 15 डिफरेंट जो है स्टेट से मिलकर के बना होता है, एंड उसको यूएसएसआर का नाम दिया जाता है। 1921 में यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है, जिसका एक पार्ट अजरबैजान और अर्मेनिया भी थे, यानी दोनों कंट्रीज एक साथ ये रशिया का पार्ट थी। और 1991 में जो है इसका पूरे यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और जिसके बाद उसमें से टोटल 15 कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो निकलती हैं, जिसमें कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड यूक्रेन, ये सब इसके पार्ट्स थे। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दैट यूएसएसआर ने क्लेम कर दिया था कि काराबख यानी नगोरो काराबख अजरबैजान का रीजन होगा, बट उसके पास कुछ रीजनल ऑटोनॉमीज होंगी। 1988 में जब डेमोलिशन होने का पीरियड पास आ रहा था, तो कुछ साल पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नेशन जो मेंबर नेशन थे यूएसएसआर के, उनके बीच में चल रहा था। एंड वहाँ पर क्या होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना 1988 से स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद नगोरो काराबख की जो पार्लियामेंट है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है, और वो क्लेम करती है कि वो अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहती है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि मैंने बताया कि अर्मेनिया जो है वो उसी की पॉपुलेशन जो है एक्चुअली नगोरो काराबख में रहती है, तो वो पॉपुलेशन चाहती है कि वो अपनी नेशन को ज्वाइन कर ले, बट इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन अजरबैजान के साथ दी गई थी। रशिया ने क्लेम किया था कि ये एरिया जो है वो अजरबैजान का पार्ट है, तो इसकी वजह से जो है अर्मेनिया में वो एरिया जाना तो चाहता है, बट अजरबैजान उसको जो है अपनी अथॉरिटी में ले लेता है, वहाँ पे अपने मिलिट्री रूल्स वगैरह बना लेता है, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो ना आगे बढ़ पाए। 1991 में उस एरिया को ऑटोनॉमी दे दी जाती है, और इसका मतलब ये था कि नगोरो काराबख अब ना ही अजरबैजान का पार्ट है और ना ही अर्मेनिया का पार्ट है, यानी वो पूरी तरीके से अपनी खुद की ऑटोनॉमी लेकर के रहेगा। 2016 यानी 2016 में 4 डे बैटल ब्रॉक आउट हो जाती है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, यानी 4 दिन तक ये लड़ाई चलती है उसी सिमिलर टेरिटरी यानी नगोरो काराबख को लेकर के। 2020 में रशिया के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है कि रसिया जो है अर्मेनिया की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता इस इशू पर। रीज़न क्या था, क्योंकि रसिया ने ऑलरेडी रिकग्निशन दे दिया था 100 साल पहले करीब कि जो नगोरो काराबख है वो अजरबैजान का पार्ट है। इसकी वजह से रशिया ने डिक्लाइन कर दिया कि रसिया कोई भी स्टैंड इस पोजीशन पर नहीं ले सकता है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टैंड की, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जब भी कोई दो कंट्रीज़ आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ उनके साइड में जाती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ उनके अगेंस्ट भी जाती हैं। तो वैसे ही हम देखेंगे कि अजरबैजान को कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं, और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अर्मेनिया को सपोर्ट करती हैं। सो सबसे पहले कि जो इराक है, इराक जो है वो सपोर्ट करता है अर्मेनिया को, एंड सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट करता है अर्मेनिया को। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो अज़रबैजान है उसको सपोर्ट इज़राइल के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि इज़राइल देखिए जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री को सपोर्ट करती है तो उसके पीछे एक बैकअप होता है। उसको सपोर्ट करने के पीछे एक नेशनल इंटरेस्ट होता है कि वो कंट्री क्यों सपोर्ट कर रही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अज़रबैजान को सपोर्ट करते हैं टर्की एंड इज़राइल। रीज़न क्या है सपोर्ट का? सबसे पहले रीज़न बात करते हैं इज़राइल के सपोर्ट की। तो इज़राइल ने बम एंड कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी वेपन्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं अज़रबैजान को वॉर के लिए, कि अगर कभी भी फ्यूचर में वॉर होती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट और वेपन्स जो है वो सेंड कर दिए हैं इजराइल ने
अज़रबैजान के पास। और इतना ज़्यादा इज़राइल इसको लेकर के एंथुसियास्टिक क्यों है? क्योंकि जब इज़राइल, क्योंकि एक कोई अलग से टेरिटरी नहीं है, वो सीरिया, जॉर्डन और बहुत सारी कंट्रीज़ के छोटे-छोटे पार्ट्स को वो कंबाइन करके बनी हुई एक कंट्री है। तो इनिशियली जब इज़राइल बना था तो उसको कोई नेशनल जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, यानी नेशनली उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता था कि ये एक कंट्री है। बट उस टाइम पे अज़रबैजान ने सपोर्ट किया था इज़राइल को, दैट इज़ व्हाई इज़राइल इज़ सपोर्टिंग अज़रबैजान दिस टाइम, ओके। तो इसकी वजह से इज़राइल जो है वो अज़रबैजान के सपोर्ट में है। टर्की क्यों सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि टर्की फिर से अपना वही ऑटोमन एम्पायर जो है वो बनाना चाहता है। टर्की चाहता है कि जो वेस्ट एशिया के और जो रीजन्स हैं सेंट्रल वेस्ट एशिया के स्पेशली, वो जो है आपस में कन्फ्लिक्ट करते रहे और जिसकी वजह से वो इकोनॉमी के लेवल पर, वो डिफेंस के लेवल पर, वो अपनी सोसाइटी के लेवल पर एक बैकफुट पे चले जाए, यानी उनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं थम जाए और वहाँ पे एक मसीहा के रूप में टर्की आ गया है। जिसकी वजह से टर्की हमेशा दो कंट्रीज के बीच में बैटल या वॉर कराने के लिए हमेशा एक को सपोर्ट करता है तो दूसरे को नेग्लेक्ट करने का काम करता है। तो यही कारण है। और यूएसए भी जो है इस मोड में नहीं है, क्योंकि इराक सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, एंड इराक जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है यूएसए का। तो इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम ये बनती हुई नजर आ रही है। तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं। हमने रशिया को भी देखा कि रशिया भी जो है आर्मेनिया को सपोर्ट करने से डिक्लाइन कर रहा है। रीजन ये है कि उसने ऑलरेडी रिकग्निशन दे दिया है नगोरो काराबख को कि वो अजरबैजान का एक पार्ट है या अजरबैजान का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट की। देखेंगे इंडिया के स्टैंड को कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है और इंडिया का क्या जो है रिदम है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। सबसे पहली पॉइंट कि इंडिया जो है दोनों ही कंट्रीज यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, यानी इंडिया किसी की तरफ भी बायास्ड होकर के काम नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया का एक गुड, एक हेल्दी रिलेशन है आर्मेनिया के साथ भी और अजरबैजान के साथ भी। इंडिया ने आर्मेनिया के साथ कोऑपरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है। कॉपरेशन ट्रीटी इन द सेंस दैट इकोनॉमिक टर्म में, डिफेंस के टर्म में और भी अगर कोई डिजास्टर होता है इसके टर्म में इंडिया और आर्मेनिया ने कॉपरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है कि वो दोनों कंट्रीज आपस में जो है कॉपरेशन करेंगी इन सभी मैटर्स पर। बात करें अजरबैजान की, तो अजरबैजान के अंदर जो है इंडिया ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। मैंने बताया कि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है ऑयल एंड गैसेस को अजरबैजान से। तो ये भी एक कारण है कि इंडिया अगर अजरबैजान को नहीं सपोर्ट करता है या आर्मेनिया को सपोर्ट करता है तो उसकी जो ऑयल की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुक सकती है। सबसे पहला रीजन तो ये है। दूसरा, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अजरबैजान के अंदर, तो उसका इन्वेस्टमेंट लॉस भी हो सकता है। इसकी वजह से इंडिया जो है वो अजरबैजान को निगलेक्ट नहीं कर सकता। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीजन है वो है एक पास को लेकर के, यानी इंडिया इंडिया को रसिया के साथ कनेक्ट करता है एक कॉरिडोर जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जहां से इंडिया का जो मुंबई का भाग है वो कनेक्ट होता है डायरेक्टली रशिया के पोर्शन से। एंड वो जो पूरा जो कॉरिडोर है, ये जो रूट है, वो अजरबैजान के बाकू जो है एरिया से गुजरता है, जो कि कैपिटल है अजरबैजान की, ओके। तो बाकू जो है वो उस पूरे रूट का एक पॉइंट है, एक स्टेशन है। तो अगर इंडिया जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट कर देता है या अजरबैजान के अगेंस्ट चला जाता है, तो इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि अजरबैजान इंडिया के लिए वो रूट क्लोज कर दे, इंडिया के लिए वो रूट बंद कर दे, जिससे इंडिया जो है वो यूरोप से और रसिया से कहीं ना कहीं उसकी जो एसेसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हिंडर हो सकती है, वो प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो ये थे वेरियस रीजन कि क्यों इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन लिए हुए है इस पूरे मैटर पर, और अदर कंट्रीज के क्या क्या पोजीशन है, यानी रशिया किस पोजीशन पे है, यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा है। हमने बात करी इजराइल एंड टर्की की भी, इराक की भी बात करी, सऊदी अरेबिया की भी बात करी, और बहुत सारे कंसेप्ट देखे कि हिस्टोरिकली ये पॉइंट क्यों, कब से ये जो इशू है ये रेज हुआ इनके जो है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, एंड क्या इंपॉर्टेंस है उस एरिया की जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज एम्ब्रॉयल्ड हो रही हैं बार बार कॉन्फ्लिक्ट में। ये था एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर ओवर दिस टॉपिक, ओके। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।